हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेयस गिजे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ देश के सबसे पहले एयरप्लेन हाईजैकिंग की। यह घटना 1971 के जनवरी में घटी थी और इस कहानी की एक रोचक बात यह है कि इस साल इस घटना को 50 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 50 साल बाद भी आज भी हमें पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट। यह 30 जनवरी 1971 को जब गंगा नाम का एक प्लेन श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना होता है। जैसे ही प्लेन जम्मू के एयर स्पेस में पहुंचता है, प्लेन में बैठे दो शख्स हशीम कुरैशी और अशरफ कुरैशी पिस्तौल निकालकर प्लेन को हाईजैक करते हैं और पायलट को प्लेन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं। प्लेन को लाहौर में लैंड किया जाता है और लाहौर में लैंड करते ही दोनों हाईजैकर्स का स्वागत किया जाता है। इतना ही नहीं, उस वक्त के पाकिस्तानी सरकार में मंत्री और बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम बने जुल्फिकार अली भुट्टो उन्हें खुद रिसीव करने गए थे। इन शॉर्ट, दे गॉट अ हीरोज वेलकम, एज इफ वो कोई जंग जीत कर आए हो। हाईजैकर्स की मांग थी कि अल फतह ग्रुप के 36 मेंबर्स जो इंडिया की जेल में बंद थे, उन्हें रिहा किया जाए हॉस्टेजेस के बदले, लेकिन भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया। अजीब बात यह थी कि भारत सरकार के इनकार के बाद भी पाकिस्तान ने सभी यात्रियों को बिना शर्त भारत भेज दिया। अब कन्वेंशनली हाईजैकिंग की कहानी इतनी ही है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। उसी साल दिसंबर में भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है और पाकिस्तान वो युद्ध इतनी बुरी तरीके से हारता है कि उन्हें पब्लिक सरेंडर का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक अपने हथियार डाल देते हैं। माना जाता है कि मानव इतिहास में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था। हार के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे और बहुत सारी इंक्वायरी कमीशंस बिठाई गई। उसी में एक कमेटी इस हाईजैकिंग की केस के लिए बिठाई गई, जिसे हेड किया उस वक्त के हाईकोर्ट जस्टिस नूरुल आरिफीन ने। कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि गंगा एयरप्लेन की हाईजैकिंग इंडियन अथॉरिटीज ने ही करवाई, क्योंकि उस इंसिडेंट से इंडिया को मौका मिला अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद करने का, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने ट्रूप्स और सप्लाईज ईस्ट पाकिस्तान में नहीं भेज पाया और पाकिस्तान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी दरअसल इंडिया के ही एजेंट्स थे, ऐसा भी उस रिपोर्ट में लिखा गया। इतना ही नहीं, ये मामला पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हुमूदुर रहमान तक पहुंचा और सारे सबूत देखने के बाद उन्होंने भी यही कहा कि गंगा हाईजैकिंग एक इंडियन कंस्पिरेसी है। और यही से सिलसिला शुरू होता है कॉन्स्पिरेसी थियरीज का, कि क्या ये एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशन था या कुछ और। ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा और शुरुआत से शुरू करना होगा। हाशिम कुरैशी कश्मीर के एक मिडिल क्लास घर में पला बड़ा। बचपन से ही कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड रहा और उसी दौरान उसकी मुलाकात नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लीडर मकबूल भट्ट से हुई। आप पासपोर्ट पे पाकिस्तान गए थे उस वक्त? जी, उस वक्त 1969 में पासपोर्ट पे गए थे, गंडा सिंह वाला बॉर्डर से। वहाँ पर फिर मुझे भट्ट साहब मिले थे पेशावर में, क्योंकि पेशावर में मेरे मामू भी रहते थे, मेरी सिस्टर की शादी थी। तो भट्ट साहब ने मुझे फिर NLF में ज्वाइन किया था, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। उसके चेयरमैन भी थे और उस वक्त जो महाजरा शुमारी जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान मतलब जोन था, उसके भी वो सदर थे। मकबूल भट्ट एक सेपरेटिस्ट लीडर था जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट कराना चाहता था वायलेंस और आर्म स्ट्रगल के जरिए, और उसके लिए उसने नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसे लंदन में एक इंडियन डिप्लोमेट रविंद्र मात्रे के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे फांसी भी हुई। उसी मकबूल भट्ट ने हाशिम कुरैशी को NLF में भर्ती कराया और उसे ट्रेनिंग दी। और उसी दौरान एक इंसिडेंस हुआ जिससे मकबूल भट्ट को एक आइडिया सूझा, और वो था प्लेन हाईजैकिंग का। मैंने जो है ना बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग की। इस कमांडो ट्रेनिंग के दौरान ही हम एक दफ़ा नाश्ते में बैठे थे, तो एरिट्रिया के कमांडोज ने इथियोपिया के कराची पे हमला किया। 1970 की बात है, इट कुड बी है जून जुलाई। तो उसी वक्त ख्याल आया भट्ट साहब को, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, बल्कि अगवा करना चाहिए। और अगवा की जिस वक्त उन्होंने फिर रिसर्च शुरू कर दी, इट वॉज ओनली वन इंसिडेंट वॉज हैपन बाय लैला खालिद मिडल ईस्ट में, और कोई नहीं हुआ था उस वक्त तक। तो फिर उस पर जब बहस चली तो उस पर मैंने अपने आप को पेश किया। फिर मुझे वहाँ ट्रेनिंग दी गई।
लैला खालिद पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन की एक मेंबर थी और आर्म्ड रेवोल्यूशन में विश्वास रखती थी। उसने 1969 में एक प्लेन हाईजैक किया जिससे वो पैलेस्टाइन का इशू इंटरनेशनल बनाने में कामयाब हुई। 1970 में डॉसन एयरफील्ड के हाईजैकिंग में भी उसका हाथ था, जहां 4 एरोप्लेन्स एक के बाद एक हाईजैक हुए एंड सून शी बिकेम पोस्टर गर्ल फॉर पैलेस्टाइन लिबरेशन। गंगा हाईजैकिंग का आइडिया भी कुछ इन्हीं इंसिडेंसेस से इंस्पायर्ड था। हाईजैकिंग का प्लान बनने के बाद उनकी ट्रेनिंग वही शुरू हुई। ट्रेनिंग किन्होंने दी आपको? भट्ट साहब ने। भट्ट साहब एक हमारे सूबेदार यार मोहम्मद थे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी और मुझे फिर मतलब बाकी मिशनों पे ले जाते थे इधर उधर वगैरह। जाहिर है एक सूबेदार के पास तो हवाई जहाज और नहीं उसमें मुझे एक एक्स पायलट ने दी थी, उसका नाम जावेद मिंटू है, डॉक्टर फरूक हैदर का ब्रदर इन लॉ है। उसने मुझे ट्रेनिंग दी है, उसने हाके दिखाए, उसने नक्शे दिखाए, उसने मुझे एयरपोर्ट पे ले गया। चकलाला एयरपोर्ट था उस वक्त, सिविल एयरपोर्ट, वहाँ ले गया, वहाँ फोकर फ्रेंडशिप की हर चीज़ दिखाई, किस तरह मैं कंट्रोल कर। तो उस वक्त जब आपको ये तरबियत दी गई तो किस किस्म की तरबियत थी, या जहाज अगवा करने के लिए? मुझे फिजिकल ट्रेनिंग थी, फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे थे, गन नहीं चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। और जब रावलपिंडी में थे उस वक्त जो ट्रेनिंग दी गई थी जहाज की, हर चीज़ मुझे बता दी गई थी कि हाउ यू कंट्रोल दिस, कि पायलट क्या करता है उसको कंट्रोल, उसका वाकी टाकी का सिस्टम क्या है, वायरलेस क्या होते हैं, किताबें क्या होती है, ये मुझे थोड़ा सा दिखा गया था। कंपास किस तरीके से मैं इसको, कंपास का जुनूब है, मशरिक है, क्या है, मतलब जिस तरीके से जो है ना ये सारी चीज़ें दी गई थी कि मुझे पायलट डॉज नहीं कर सकता था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हाशिम कुरैशी बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर वापस आया, लेकिन बॉर्डर पे ही उसे बीएसएफ ने पकड़ लिया। इंटरोगेशन के दौरान हाशिम कुरैशी ने बीएसएफ को बताया कि बॉर्डर पार से हाईजैकिंग का प्लान बना है और वो एग्जीक्यूट करने के लिए उसे यहाँ भेजा गया है। अब यहाँ तक की कहानी मोर और लेस सेम ही है, लेकिन इसके बाद 2 अलग अलग कहानियों के वर्जन सामने आते हैं। पहला वर्जन है हाशिम कुरैशी का, जहाँ पर वो कहता है कि उसने इंडियन इंटेलिजेंस को डॉज करके वो प्लेन हाईजैक किया बिकॉज ही इज अ कश्मीरी पेट्रियट। और दूसरा वर्जन है एज एक्सपेक्टेड कि ये एक इंडियन ऑपरेशन था। हाशिम कुरैशी ने एक इंटरव्यू में अपनी स्टोरी बताई है, सो लेट्स हियर हिज साइड ऑफ द स्टोरी। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ मैनेज करने के लिए इंटरव्यू बीच बीच में कट किया गया है। आप पूरा इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए, मैं भी वहां से सियालकोट से, मुझे बीएसएफ ने पकड़ लिया। अब जब ट्रेनिंग हुई थी मेरे साथ 1-2 आदमियों की और जो है ना ट्रेनिंग नहीं, वो मेरे साथ होते थे, लेकिन भट्ट साहब ने जिस वक्त मैं क्रॉस कराया गया, मुझे बताया गया कि अगर आप पकड़े जाए तो तुमसे तो वो सब कुछ ले लेंगे तशद्दुद के जरिए, इसलिए बेहतर है कि तुम बता देना, लेकिन ये भी बता देना कि मेरे साथ और भी 2 आदमी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जब मैं आया तो मुझे जब पकड़ा गया बीएसएफ तो मुझे हेडक्वार्टर जम्मू ले गए। तो इन्होंने जब मुझसे पूछताछ की, मैंने कहा जी वहाँ से तो हाईजैकिंग का एक प्रोग्राम है, तो ये मेरे पास ग्रेनेड है और पिस्टल है। तो ये बहुत एक धमाका सा हुआ था। तो उसमें जब उन्होंने मिसाल के तौर पे तफ्तीश वगैरह की, मैंने जब 2 आदमी की तो पूरी तफ्तीश हुई, मुझे दिल्ली ले गया, मुझे तफ्तीश की गई। तो मुझे इन्होंने एक सफ़ेद का, उन्होंने कहा जी आप एयरपोर्ट पे आके वो 2 आदमी पहचान ले जिन्होंने ये और हाईजैकिंग की ट्रेनिंग की है। लेकिन मुझे एक कागज़ सफ़ेद पे लिख के दे दिया कि आपको हम बीएसएफ में भर्ती करते हैं, आपको हम एज अ सब इंस्पेक्टर, आप एफिलेटेड है 102 बटालियन के साथ बेंगलोर। न मुझे ट्रेनिंग थी, न मुझे वर्दी थी, न मुझे कोई बात थी। 3 तनख्वाहें मुझे दी गई, एक सफेद कागज पे दस्तखत दिया गया। अच्छा। मैं ये समझ गया ये सारा फ्रॉड है। मैं अपना काम कर रहा था, एयरपोर्ट पे जाके मैं अपनी रेकी कर रहा था। मैं इधर से अशरफ कुरैशी को ट्रेनिंग दे रहा था जो मेरा साथी था। आप कहते हैं कि मुझे सरहद से ही पकड़ा गया, तो ट्रेनिंग कहाँ से आपने अशरफ कुरैशी को दे दी? जिस वक्त मुझे जब मुझे यहाँ लाए श्रीनगर में जब उन्होंने मुझे कहा अब आप एयरपोर्ट पे नजर रखे उन 2 आदमियों पे, उन्होंने एक सफेद कागज पे मुझे एक दस्तखत करके दे दिया कि आप बीएसएफ में हैं जी। तो उसके बाद मैं आज़ाद हो गया ना, तो मैं घर जाता था रात को, तो मैंने अशरफ कुरैशी को सारी जो मुझे ट्रेनिंग मिली थी मैं उसको दे रहा था। अच्छा। कि मैं अपनी तैयारी कर रहा था कि मैं किस तरीके से इनको डॉज दे के। आपको खुला छोड़ा गया था फिर? डेफिनेटली, जब मैं उनको कह रहा था कि मैं पकड़वा के आदमी दे दूंगा, ये हमने मैनेज करने के बाद हमने टिकटें काटी, टिकटें अशरफ ने काटी। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन के कुरैशी के नाम से आया, उसका नाम मोहम्मद अशरफ कुरैशी के नाम से। तो उस सूरत में जिस वक्त हमने हाईजैक किया उस वक्त देखें ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम कोई नहीं होता था। तो इस तरह मैं जहाज पे चढ़ गया।
तो वहां में मुझे अचानक देखा गया, तो मुझे किसी ने रोका नहीं, किसी को ये शक नहीं था कि मैं जहाज अब अगवा कर सकता हूँ। इस इल्ज़ाम की तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन ये बताइए कि आप यहाँ से ही सीधे लाहौर चले गए या जम्मू पहुंचे? जी, हम जम्मू, चूंकि हमने जाना था, हमारी जो एक चॉइस ये थी कि जहलम के ऊपर ऊपर से चले हम, जहलम के ऊपर से मंगला से होते हुए हम रावलपिंडी पहुंच जाए। तो चूंकि उन दिनों बहुत बर्फ थी यहाँ पे। ये आपकी अपनी प्लानिंग थी? नहीं, ये वहीं से प्लानिंग थी। अच्छा, वहां से आई थी, सिखाई हुई थी। अच्छा। तो अगर वो, चूंकि बर्फ और पानी कोई पता नहीं चल रहा था, तो इसलिए हमें रास्ता नहीं। तो ये जब जम्मू पहुंच गया, तो जिस वक्त उन्होंने कहा श्रीमान जी अपने बेल्ट बांधे, उस वक्त हम उठे। हमने कहा जी यहाँ जहाज हमारे NLF के कब्जे में है। तो पायलट के ऊपर पिस्टल रखा, यहाँ अशरफ ने हाथ में ग्रेनेड उठाया और सबके हाथ उठा लिए। तो उस वक्त जो है ना, पार जो है ना अपना, हमने उसे कहा सीधा पाकिस्तान चले, और चूंकि वो था ही उस डायरेक्शन में। फिर जब मैंने उसे कहा रावलपिंडी राइट साइड चलो, हम GT रोड पे आए। उन्होंने कहा जी इतना तेल नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो लाहौर चलो, लाहौर नज़दीक था। तो हम फिर लाहौर चले गए। इस तरीके से ये थोड़ा सा इसमें चेंज आई, पिंडी के बजाय लाहौर। अब दूसरे तरफ की कहानी ये है कि हाईजैकिंग के बारे में पता चलने के बाद BSF ने हाशिम कुरैशी को उसका प्लान कंटिन्यू करने के लिए कहा। सीनियर एक्स रॉ ऑफिसर BM सिन्हा ने अपनी बुक सांबा स्पाई केस में लिखा है कि हाशिम कुरैशी को इंटेलिजेंस ने मनाया प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान जाने के लिए, और उसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो प्लेन तब तक पाकिस्तानी अथॉरिटीज को हैंड ओवर ना करे जब तक भुट्टो उसे खुद मिलने नहीं आते। उन्होंने ये भी लिखा था कि कुरैशी को पाकिस्तान भेजा गया था ताकि वो मकबूल भट्ट और NLF के बाकी मेंबर्स पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ऐसा ही क्लेम एक और एक्स रॉ ऑफिसर RK यादव ने किया है, जहां वो कहते हैं कि हाशिम कुरैशी एक रॉ एजेंट ही था और वो NLF के अंदर जासूसी कर रहा था। अपनी किताब मिशन रॉ में उन्होंने ये मेंशन किया है, और साथ में ये भी लिखा है कि हाशिम ने रॉ के कहने पर प्लेन हाईजैक किया। रॉ के सबसे पहले बैच के ऑफिसर B रमन ने भी इस इंसिडेंट के बारे में अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखा है। हालांकि उन्होंने हाशिम कुरैशी के एजेंट होने के बारे में कोई क्लेम नहीं किया, बट उन्होंने लिखा है कि हाईजैकिंग के बाद इंदिरा गांधी ने इंडिया की एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद करने का जो फैसला लिया, उससे इंडिया को 1971 के वॉर में फायदा मिला। इनफैक्ट जब पाकिस्तान ने अपना प्लेन श्रीलंका के थ्रू रूट करने का प्रयास किया, तो इंदिरा गांधी ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके पाकिस्तान की मदद न करने के लिए मजबूर किया, और पाकिस्तान कोई भी हेल्प बाय एयर ईस्ट पाकिस्तान नहीं भेज पाया। ब्रिटिश हिस्टोरियन एलिस्टर लैम ने अपनी किताब कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी में लिखा है कि गंगा हाईजैकिंग संदेहजनक लगता है क्योंकि हाईजैकर्स के पास लकड़ी से बने नकली ग्रेनेड्स और नकली गन्स थी। उसके साथ ही प्लेन में बैठे सभी यात्री या तो इंडियन सर्विसेज पर्सनल थे या उनके रिश्तेदार, और गंगा ये इंडियन एयरलाइंस का सबसे पुराना जहाज था जो रिटायर किया गया था, लेकिन हाईजैकिंग के लिए उसे वापस यूज में लाया गया। अगर इंडियन एयरलाइंस अपना कोई जहाज गंवाना चाहता तो वो गंगा ही होता। पर कुछ लोग BM सिन्हा और एलिस्टर लैम के थियरी से एग्री नहीं करते। पाकिस्तान के एक रिपोर्टर खालिद हसन जो उस जगह मौजूद थे जब भुट्टो और हाशिम कुरैशी की मुलाकात हुई, हसन के मुताबिक कुरैशी ने भुट्टो से मिलने की कोई डिमांड नहीं की थी। भुट्टो जब एयरपोर्ट पर उतरे तब क्राउड ने उन्हें हाईजैकर्स से मिलने के लिए फोर्स किया, तब जाके भुट्टो कुरैशी से मिले। सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा था कि कुरैशी को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि पैसेंजर्स को उतारने के बाद प्लेन को जला दे, लेकिन खालिद हसन ने कहा कि ये साफ झूठ है क्योंकि कुरैशी ने प्लेन को अपने आप नहीं जलाया, वो ISI के कहने पर जलाया गया था। इंडियन जर्नलिस्ट एंड ऑथर प्रवीण स्वामी ने अपनी किताब इंडिया पाकिस्तान एंड द सीक्रेट जिहाद में लिखा है कि BM सिन्हा और लैम ने जो क्लेम्स किए हैं उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है और बहुत सारे गैप्स छोड़े गए हैं। इनफैक्ट हाईजैकिंग की जो घटना हुई वो जनवरी में हुई, लेकिन इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान का इश्यू रिजॉल्व करने का डिसीजन ही मार्च एंड में लिया था। सो टाइमलाइन डजंट फिट। इन क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स की वजह से ही आज 50 साल बाद भी ऑल वी हैव इज कॉन्स्पिरेसी थियरीज। अब अंत में इस केस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओरिजिनली ये डिसाइड हुआ था कि राजीव गांधी जो प्लेन पायलट करेंगे वही प्लेन हाईजैक होगा, लेकिन चूंकि BSF ने हाशिम कुरैशी को बॉर्डर पे ही पकड़ लिया, दैट प्लान फेल्ड। उस समय इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी और एक PM के बेटे का किडनैप होना वुड हैव चेंज्ड इनटू अ बैड सिचुएशन। पाकिस्तान के कोर्ट ने हाशिम कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई। सजा काटकर बाहर आने के बाद हाशिम कुरैशी यूरोप गया और वहां पे अपना एक बिजनेस सेटअप किया। बाद में उसे डच सिटीजनशिप भी मिली। अब सवाल ये आता है कि हाशिम कुरैशी मिडिल क्लास
परिवार से बिलोंग करता था, दैट मीन्स ही वाजंट रिच। यूरोप जाकर बिजनेस सेटअप करने का पैसा आया कहाँ से? और दूसरा सवाल ये कि एक आदमी जिसके ऊपर 2 देशों में टेररिज्म और ट्रीजन के चार्जेस हो, वो यूरोप जाता है, बिजनेस सेटअप करता है और वहाँ की सिटीजनशिप भी प्राप्त करता है। जब तक एक स्टेट या एजेंसी का हाथ सर पर ना हो, इट सीम्स हाईली अनलाइकली टू पुल दिस ऑफ। एक वजह ये भी है कि शक किया जाता है कि हाईजैकिंग वाज एन इंटेलिजेंस ऑपरेशन एंड हाशिम कुरैशी गॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज। एक फॉर्मर रॉ चीफ ने कहा था, वी आर फाइन इफ पीपल टॉक अबाउट आवर फेलियर्स बट वी डोंट वांट आवर सक्सेसेस टू बिकम पब्लिक। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर ये रॉ का ऑपरेशन था भी तो भी हमें कभी श्योरली पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा कोई ऑपरेशन था ही नहीं। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो से रिलेटेड सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।